गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज में हम जो है सीजीपीएससी मेंस को फोकस रखते हुए आज जो है हम इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपका पेपर 5 का जो भाग 1 है, जो आपने सिलेबस देखा होगा उसमें पेपर 5 का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत आपका आता है ये वाला पोर्शन, ये वाला सेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपकी सीजीपीएससी जो मेंस है उसके टाइम, जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम टाइम इस बार सीजीपीएससी ने आपको मेंस के लिए यहाँ पर दिया है। 22 फरवरी को क्या है आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी जो है वह 2 हफ्ते लेट से हुआ था। अन्य सालों की अपेक्षा देखा जाए तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है प्रीलिम्स हो जाया करता था, लेकिन इस बार क्या है सीजीपीएससी ने थोड़ा लेट से उस एग्ज़ाम को लिया और मेंस की जो डेट है वह लगभग वही रखी। तो जिससे क्या है बच्चों के पास क्या है समय की जो है थोड़ी कमी है इस प्रीलिम्स और मेंस के बीच तैयारी करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो साध्य पीएससी एकेडमी जो है, जो अभ्यर्थी मेंस इस बार दिला रहे हैं और जो तैयारी भी कर रहे हैं सीजीपीएससी की, आगामी सीजीपीएससी की परीक्षाओं में अपीयर होने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक उत्तर लेखन अभ्यास बैच यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है आपको पूरा मेंस में क्या है आंसर राइटिंग किस टाइप से करना है, उत्तर लेखन किस टाइप से करना है, उन बारीकियों पर पूरा विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा हर सब्जेक्ट में। यहाँ पर बाकायदा आपको उत्तर लिख कर आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर आपको आंसर शीट है उसको कैसे आपको स्पेस को मैनेज करते हुए अपने उत्तर को कंप्लीट करना है और उत्तर लिखते समय किन किन बातों का वहाँ पर ध्यान रखना है। तो उत्तर लेखन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको पूरा समाहित करते हुए इस बैच को बनाया गया है और इसी के थ्रू आपके पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर यहाँ पर कराया जाएगा, पूरे सिलेबस को। तो इसी कड़ी में हम जो है आज जो सेक्शन हम देखने वाले हैं, जो मैं नितिन सागर एज ए फैकल्टी साध्य पीएससी एकेडमी जो आपको यहाँ पर गाइड करूँगा, वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ, जो कि पेपर 5 के अंतर्गत आपका भाग 1 का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत आपका सिलेबस में मेंशन है ये वाला पोर्शन। तो उसको यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आपका मेंस का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका जो अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमको पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं आप लोग पेपर 5 का भाग 1 के अंतर्गत ये वाला सेक्शन आपका आता है, भारत की अर्थव्यवस्था। जल्दी से जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे सभी चीज़ें सही है, तो ताकि हम अपनी क्लास को क्या है कंटिन्यू रख पाएँ। तो जल्दी से आप लोग क्लियर बता देंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, लाइव जुड़ेंगे आप लोग इस YouTube लाइव क्लास में, और जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं सब जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और इस क्लास का फ़ायदा जितना हो सके बेनिफिट यहाँ पर उठाएंगे। तो इसमें क्या है पूरा उत्तर लेखन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बता देंगे क्लियर है तो सब। जैसे कि हम यहाँ पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा सिलेबस है उसको एक नज़र यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है।
मेंस के सिलेबस में, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पर दिया गया है। जो नेशनल इनकम जो हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमी का, नेशनल इनकम, जो जीडीपी, जीएनपी है ना, ये सब पढ़ते हैं अपन, एनएनपी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में यहाँ पर दी गई हैं। जीडीपी, जीएनपी ये आपने प्रीलिम्स में भी कवर किया होगा, तो वही चीज़ें आपके मेंस में भी आपके यहाँ पर सिलेबस में दी गई हैं। और जो भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी, जीएनपी का बहुत योगदान रहता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने के लिए इनका योगदान क्या है, बहुत रहता है। जीडीपी, जीएनपी का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ये आपका होने वाला है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। इससे क्वेश्चन आपका हर साल आपको मेंस के एग्ज़ाम में देखने को यहाँ पर मिलता है। हर साल आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत पूरे इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोला जाता है। एक ये वाला चैप्टर है और एक आपका जो है मौद्रिक नीति वाला चैप्टर, जो आरबीआई से संबंधित है। बैंकिंग वाला जो हम पढ़ते हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति, ये तीनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हर साल एग्ज़ाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है एग्ज़ाम में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और प्रीलिम्स में भी हम पढ़ते ही हैं, मेंस में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी लगभग चीज़ें जो है वो लगभग सेम ही रहती है। मेंस में क्या है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल को वहाँ पर चेक किया जाता है, किस तरीके से आप अपने जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको अपने शब्दों में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है। कितनी अच्छी आपकी उत्तर लेखन शैली है, तो उसको यहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम में यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच यहाँ पर साध्य पीएससी एकेडमी की तरफ से, जो इतने कम समय में जो अभ्यर्थी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, या फिर जो इस साल मेंस ना देकर जो अगले साल तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच क्या है लॉन्च किया है, उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज। क्योंकि आपको वहाँ पर क्या है, नॉलेज आप कितना भी ले लेंगे, अगर वहाँ पर आप उत्तर लेखन में अगर पारंगत नहीं होंगे तो आपका वहाँ पर अच्छे अंक आने की उम्मीद आपकी बहुत कम होगी। क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन उस नॉलेज को आप क्या है अपने उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करने में अगर नाकाम रहेंगे, तो जिससे क्या है आपको जो मार्क्स मिलने चाहिए आपके नॉलेज के अनुरूप, वह आपको नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए क्या है, अगर आपका नॉलेज कम है लेकिन उत्तर लेखन शैली अच्छी है ना, कम नॉलेज में भी आप अच्छा उत्तर लिख पा रहे हैं, तो आपके मार्क्स क्या है ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये उत्तर लेखन अभ्यास जो है इस सीरीज को यहाँ पर चालू किया है, जिसका फ़ायदा जो है इस साल के जो मेंस के अभ्यर्थी हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो आगामी सीजीपीएससी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका भरपूर लाभ उठाकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से यहाँ पर उत्तर लेखन करना है। यहाँ पे जो एक एक बारीकियाँ यहाँ पर उत्तर लेखन से संबंधित जो है यहाँ पर बताई जाएंगी, तो उसको देखते हुए उनको भी आइडिया हो जाएगा अगले साल के लिए, तो उनको भी फ़ायदा होगा, और जो इस साल के अभ्यर्थी हैं उनको तो फ़ायदा होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्लासेस आपकी जो चलेंगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको रेगुलर क्लास में यहाँ पर लाइव जुड़ना है, और जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी उन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है।
तभी आपको इसका फ़ायदा यहाँ पर मिल पाएगा। अब जैसे कि सिलेबस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद हमारा जो अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक यहाँ पर परिवर्तन, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और पहले भी आपके क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं, इससे पहले भी आपके जो है क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, उनके हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उनमें रोल में क्या परिवर्तन हुआ है, उनकी भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका है उसको यहाँ पर देखना है। नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद जो आर्थिक सुधार जो हमारा हुआ है, आर्थिक सुधार जो आज़ादी के बाद से जो है बहुत सारे आर्थिक सुधार हमने हमारे अर्थव्यवस्था में किए हैं। जो सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जो है आपका 1991 का जो एलपीजी पॉलिसी है उसको लाया गया था। ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई थी वो सब चीज़ें देखेंगे। उससे भी क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप एवं उन्हें दूर करने के उपाय, तो ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। निर्धनता एवं बेरोजगारी छोटे छोटे नंबरों में, 2-4 नंबरों में क्या है, निर्धनता बेरोजगारी से क्वेश्चन आपका बनता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका निर्धनता एवं बेरोजगारी से आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है जो आप लोग पढ़े हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उन्हें दूर करने के उपाय भी पढ़ना है। और निर्धनता जो गरीबी है उसकी माप किस तरीके से की जाती है, गरीबी से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा को भी आपको पूरा यहाँ पर आपको सिलेबस में पूरा समझते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है सिलेबस का वो है हमारा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई की जो नीति जारी करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है भारतीय बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थानों के स्वरूप को देखेंगे। जो इंडियन बैंकिंग है, जैसे कि आपका भारतीय बैंकिंग, जैसे कि भारतीय बैंकिंग का जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी उनका क्या स्वरूप है, और समय समय पर क्या चेंजेस हमारी बैंकिंग व्यवस्था में किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। और जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं, ठीक है, उनको भी, उनके बारे में, उनके स्वरूप और उनमें क्या है 1990 के दशक से क्या क्या सुधार उनमें हुए हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग पूरा सिस्टम है जो भारत का, उसके बारे में पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और रिजर्व बैंक के साख का नियम, रिजर्व बैंक के साख का नियम, जो रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो विभिन्न उपायों को जो अपनाता है, चाहे गुणात्मक उपाय हो चाहे मात्रात्मक उपाय हो, ठीक है, रेपो रेट के माध्यम से, चाहे रिपो रेट के माध्यम से, चाहे क्या है आपका
SLR हो चाहे नगद आरक्षित अनुपात हो, तो उनके द्वारा जो है वो साख नियंत्रण की जो का नियमन जो करता है रिजर्व बैंक, तो उसको भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो रिजर्व बैंक जो है विभिन्न इंस्ट्रूमेंट उपकरणों को जो अपनाता है अपनी मौद्रिक नीति में, तो वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो है सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, मतलब ये जो है आपका पूरा बजट का हिस्सा है। बजट जो पढ़ते हैं उसमें आपका जो राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ठीक है, बजटरी घाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब पूरा एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जो बजट है उसको पूरा आपको समझना है, ठीक है। भारतीय बजट जो है उसको पूरा आपको समझते हुए यहाँ पर चलना है। और उसके बाद आपका राजकोषीय घाटे की संरचना, जो राजकोषीय नीति होती है उसको भी यहाँ पर देखना है, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मौद्रिक नीति जो है आपका RBI के द्वारा जारी की जाती है, राजकोषीय नीति जो है आपका सरकार के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा की संरचना, और जो बजटरी घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, उस पर क्या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस में, ठीक है। तो मेन आपके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और आपका ये निर्धनता बेरोजगारी वाला, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मौद्रिक नीति से जो ये वाला यहाँ तक का जो पोर्शन है, मौद्रिक नीति से चालू होकर पूरा यहाँ तक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो संरचनात्मक परिवर्तन है ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है इससे। संरचनात्मक, आज़ादी के बाद से क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं, तो ये भी आपका आया हुआ है। ये वाले पोर्शन से थोड़ा क्वेश्चन आपको कम देखने को मिला है, या फिर ना के बराबर। अभी तो CGPSC बहुत ही कम क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछ रहा है, ये वाले पोर्शन से, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है इससे क्वेश्चन आपको कम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और मौद्रिक नीति से लेकर यहाँ तक आपका पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेरोजगारी वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, उससे छोटे नंबर के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, आपका किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका सिलेबस, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। तो ये आपका पेपर 5 के अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत ये वाला पोर्शन आपका आता है, भाग 1। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि CGPSC का जो मेंस का जो पैटर्न है उसमें हर पेपर में क्या है आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3। हर पेपर क्या है भाग 1, भाग 2, भाग 3 में विभाजित किया गया है। अगर सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा तो हर पेपर आपका भाग 1, 2, 3 में आपका विभाजित यहाँ पर किया गया है। तो भाग 1 जो है वो आपका कितने नंबर का आता है, आपका 75 मार्क्स का आता है। भाग 2 आपका 50 मार्क्स का आता है।
और भाग 3 भी आपका 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, टोटल आपका एक पेपर कितने का हो गया? आपका 200 नंबर का यहाँ पर हर पेपर होता है आपका, 200 नंबर का, 200 नंबर का प्रत्येक पेपर, 200 मार्क्स का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो भाग 1 आपका 75 मार्क्स का है, भाग 2 50 मार्क्स का और भाग 3 आपका भी 75 मार्क्स का है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह आपका भाग 1 के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत आता है। मतलब 75 मार्क्स वाले सेक्शन में आपका ये वाला आता है भाग 1। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके कितने कितने नंबर के होंगे? आपके भाग 1 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं 2 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के। ठीक है, 2, 4, 8 और 15 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाग 1 से। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वह आपका भाग 2 से पूछता है। 10 नंबर के क्वेश्चन को भाग 2 से पूछता है। भाग 1 से आपका 2, 4, 8 और भाग 1 से आपका 2, 4, 8 और 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस सेक्शन से आपके 2 नंबर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 नंबर के भी, 8 नंबर के भी, और अधिकतम जो अंक का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, 15 नंबर का यहाँ पर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जितना भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्लियर सभी को? तो ये आपका भारत की अर्थव्यवस्था का सिलेबस हो गया। और आपका जो पूरा जो सिलेबस में जो मेंशन है आपका पैटर्न CGPSC मेंस का, उसके बारे में पूरा डिस्कस हो गया यहाँ पर। और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं इस सेक्शन से, वो भी आपका यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और ये पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को यहाँ पर करना है। पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो उसके बाद फिर हम देखेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन में, अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में। किस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी तक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आधार पर देखने को मिले हैं, जिसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आगे भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी में जो रहता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और आपका सिलेबस रहता है। वही आपका सही गाइडेंस आपका रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है सिलेबस। तो उसको क्या है, आपको ही रामबाण के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिलेबस तो हमेशा आपके पास रहना ही चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको वो गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में या इस साल किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या है, आपका जो सिलेबस है और आपका जो है सिलेबस और जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक सभी को? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं
और उनको किस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सिलेबस आपको क्लियर है? मेंस का सिलेबस आपका क्या क्या दिया गया है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी मैंने बता दिया, किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है मेंस में, उसको भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए देख लेते हैं फिर हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हमारा। हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका पिछले साल में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है। आपका जो पिछले साल जो क्वेश्चन CGPSC मेंस का जो पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था आपका, जो 2 नंबर में क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो सकल जो आपका पहला ही टॉपिक है सिलेबस का, राष्ट्रीय आय, उसी से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही टॉपिक, और उससे हर साल क्वेश्चन आपका आता है। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हर साल उससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बड़े नंबर में भी पूछता है और छोटे नंबर में भी, है ना, कम अंकों में भी आपके क्वेश्चन रहते हैं और बड़े अंक के क्वेश्चन में भी आपका पूछ सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन जो है आपका
पूछा गया है। तो सबसे पहला आपका क्या है, आपका सबसे पहले उत्तर, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमको लिखना है। यहाँ पर जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है अपन को, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो इस टाइप से अपन लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में अपन क्या लिख सकते हैं, जीडीपी लिख सकते हैं, ठीक है। जीडीपी लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, सकल घरेलू उत्पाद को। तो इस सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलेंगे, इसको कैसे शब्दों में लिखेंगे। तो किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित एवं उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर जो निवासी, जो यहाँ के निवासी हैं और जो निवासी नहीं भी हैं, जो गैर निवासी हैं, वो लेकिन हमारे देश की जो आर्थिक सीमा है उसके भीतर अगर वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं तो उसके कुल मूल्य को ही हम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, ठीक है। किसी देश की किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों व गैर निवासियों, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों व गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ये हो गया आपका सकल घरेलू उत्पाद की क्या है, परिभाषा हो गई आपकी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद की क्या है, आपकी परिभाषा हो गई आपकी। जीडीपी की, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, ठीक है। अब क्या है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर देख लेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर जैसे देख लेंगे, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर जीएनपी,
तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर या बाहर निवासियों द्वारा, केवल जो निवासी रहेंगे, ठीक है। घरेलू उत्पाद में क्या था, निवासियों और गैर निवासी दोनों था, तो इसमें केवल निवासियों द्वारा, आर्थिक सीमा के अंदर या बाहर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे मार्जिन के इस साइड नहीं लिखना है, आप लोग को अंदर ही लिखना है। मैं ऐसे लिख दिया हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर या बाहर, मतलब भारत जैसा देश है, इसकी आर्थिक सीमा के अंदर हो या चाहे बाहर हो, लेकिन जो निवासी है, केवल निवासी, जो भारत का निवासी हो, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है, उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। अब हमारा अगला क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को भी बोला है परिभाषित करने, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं NNP लिख सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसे बोला जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो किसे कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहेंगे? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वह आपका जो सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है उसमें क्या है, अपन जो हानि होती है, ठीक है, उसको जो घटा देते हैं। हानि को घटाने पर क्या है, अपन को शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जो हानि होती है उसको घटाने पर हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर हमको मिलता है। तो यह जो है आपका GNP में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हानि को घटाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर NNP बराबर GNP माइनस हास। हास मतलब हानि, NNP इजिकल टू GNP माइनस हास, ठीक है। इस तरीके से अगर फॉर्मूला अगर आप लिख देंगे यहाँ पर और इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर थोड़ा लोकेट कर देंगे यहाँ पर तो फॉर्मूला अगर दिखेगा तो जो आपका एग्जामिनर है उससे क्या है, अच्छा इंप्रेशन आपके आंसर कॉपी को देखने पर जाएगा, तो जिससे क्या है वो आपको पूरे में पूरे मार्क्स इसमें
दे सकता है। ठीक है, अब इतने कम स्पेस में तो केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है, लिखने को तो इसमें और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में क्या है, हमको जो पूछा है, चीज़ें जो पूछी गई रहती हैं केवल उसी को डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिखना रहता है। ठीक है, जो चीज़ें पूछी गई रहती हैं 2 नंबर 4 नंबर में, उसमें क्या है हमको उसको डायरेक्ट लिखना रहता है, ज़्यादा घुमा फिरा के लिखना नहीं रहता है। जो सीधा पूछा है उसी को डायरेक्ट आपको आंसर में लिखना रहता है, क्योंकि एक तो स्पेस भी आपका कम रहता है ना, तो उसी स्पेस का यूज़ करते हुए हमको जो चीज़ पूछी गई चीज़ें हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करना रहता है। डायरेक्ट आंसर जो पूछा गया है वो आपको एग्जामिनर को दिखना चाहिए आपके आंसर में, है ना। अगर आपने जो पूछा गया है वो ना लिख कर कुछ और लिख दिया तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपको जो पूछा गया है वही देखेगा ना। आप इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ें कुछ भी लिख दो लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ भी इधर उधर की लिखोगे तो नहीं मिलेगा नंबर। इसमें सीधा सा बोला गया है कि आपको केवल परिभाषित कीजिए बोला है, मतलब उसकी परिभाषा लिखना है आप लोग को। तो तीनों की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, सकल घरेलू उत्पाद की और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरी परिभाषा यहाँ पर लिख दी है यहाँ पर। इस तरीके से आपको क्या है आंसर को यहाँ पर लिखना रहता है। क्लियर है सभी को चीज़ें? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं क्लास में। ठीक है, पूरा हम जो आंसर राइटिंग की जो बारीकियां हैं, उत्तर लेखन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको पूरा हम देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं बाकी जो क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेंगे। अब तो डेली हमारी क्लास चलेगी, तो डेली हम क्या है उत्तर लेखन के माध्यम से अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते जाएंगे और आपका उत्तर लेखन से आपका अभ्यास भी होता रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं।